नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पे जो नोटों की होली जली है, उस मामले में कई सारी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जिनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हम पहले से मान के बैठे हैं कि कौन दोषी होगा, कौन नहीं होगा, लेकिन जो हालात हैं वो बहुत कुछ बयान कर रहे हैं। आखिर वो कौन सी वजह हैं, वो कौन से लोग हैं जिनको बचाने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम लग गया है। पूरा इकोसिस्टम किसी को बचाना चाहता है। वो व्यक्ति जस्टिस वर्मा भी हो सकता है, या जस्टिस वर्मा जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई साजिश करने वाला भी हो सकता है। आखिर वो कौन से बिंदु हैं, वो कौन कौन से खेल हैं और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बार बार चीख चीख कर साफ साफ कह रही हैं कि पुलिस, प्रशासन और पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं कोई ना कोई खेल कर रहा है, किसी को बचाना चाहता है। वो या तो जस्टिस वर्मा को बचाना चाहता है या किसी ऐसे आदमी को बचाना चाहता है जो जस्टिस वर्मा के खिलाफ साजिशन वहाँ पर कुछ नोट जलाकर गया है। पूरी बात को अच्छे से समझेंगे और ये समझेंगे कि कल्लू लाल पनवाड़ी को भी अगर इस मामले की इन्वेस्टिगेशन दी जाती तो देश की जो सबसे एफिशिएंट मानी जाती है दिल्ली पुलिस, आपको याद है एक ज़माने में दिल्ली पुलिस की ये प्रतिष्ठा थी कि दुनिया की सबसे अच्छी पुलिस है स्कॉटलैंड यार्ड, और दिल्ली पुलिस को स्कॉटलैंड यार्ड से उसकी तुलना की जाती थी, इतनी एफिशिएंट पुलिस मानी जाती थी। तो आज दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जो पूरी इन्वेस्टिगेशन की है उसको कोई एक नॉर्मल सड़क चलता आदमी भी करता तो बेहतर कर लेता। कैसे, कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। दरअसल अगर मैं और आप, कल्पना कीजिए हम इन्वेस्टिगेटर हैं, हम लोग एकदम हेडवेट लगा के ऐसे लेंस हाथ में ले लिया हमने, अपना बना लिया, लेकिन हमको आता जाता कुछ नहीं। उसके बावजूद हम जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पे जो आग लग गई है उसका इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं। ठीक है, काला वाला कोट पहन के एकदम तैयार होके। अब आप जाएंगे वहाँ तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? आपको दिखेगा कि भाई यहाँ पर आग लगी थी, 4-5 बोरा भर के नोट जले थे, कुछ जले थे कुछ अधजले थे, और ये इलाका जो है ये अहम सबूत हो सकते हैं, पहली चीज़। दूसरा, उस जगह पे और भी सामान अगर कोई हैं, किसी के कोई ऐसे जूते चप्पल दिख रहे हैं जो वहाँ नहीं होने चाहिए, या दूसरी चीज़ें, उन सब चीज़ों की आप जांच करना चाहेंगे। तो जांच क्या करेंगे? अभी घुसते ही वहाँ आग के बीच में दनादन जांच तो करना शुरू नहीं कर देंगे। आप पहला काम करेंगे कि उस घटनाक्रम को, उस घटना स्थल को आप सील कर देंगे, क्योंकि फायर ब्रिगेड तो आग बुझा के जा चुकी है। और आप जो है ये चाहेंगे कि जब हम इन्वेस्टिगेट करने आएँ वहाँ से फॉरेंसिक सैंपल इकट्ठे करें। अगर हम स्निफर डॉग के ज़रिए खुशबुएं पकड़ने की कोशिश करें तो उसको जो सीन है, क्राइम सीन है, घटना स्थल है, उसको डिस्टर्ब नहीं किया होना चाहिए, वो यथावत रहे। तो उसके लिए क्या करेंगे? आप उस जगह को सील कर देंगे। आप सोचिए, इतना बड़ा कांड होने के बावजूद उस कमरे को सील नहीं किया गया। आप सब मिलके दोषी मान रहे हैं कि यशवंत वर्मा जस्टिस, उन्हीं के नोट थे। तो वो आराम से उसके बाद टहलते हुए जाते हैं, उस कमरे का मुआयना करते हैं, सब कुछ देखते हैं। कैसे कर पाते हैं? क्या आपने उसको खुला छोड़ दिया था कि जिसके जो जी में आए करे और सबूतों को मिटा दे? और ये 14 तारीख को आग लगती है, अगले ही दिन ऐसी क्या परेशानी थी, खुजली थी, चुल थी कि आपने वहाँ से सारे मलबे को हटवा दिया? ये काम जस्टिस वर्मा तो नहीं कर सकते। और अगर जस्टिस वर्मा कर भी रहे हैं
तो उनको करने किसने दिया, ये बड़ा सवाल है। इससे ये साफ होता है, मतलब ये वहाँ पर अगर जस्टिस वर्मा बैठे हुए हैं एकदम हाई कोर्ट में और उनके पास केस आता है और कोई ये नज़ीरें रखता है, तो एक बार में वो मान जाएंगे कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई है, जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब आप सोचिए कि कैसे पुलिस ने ये तय कर लिया कि वो जो क्राइम सीन है वो एकदम सेफ है, एकदम टकाटक है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दूसरा, जैसा जस्टिस वर्मा का कहना था कि वो इलाका, वो जो कमरा है उस पे 2-3 तरह से रास्ता था, खुला पड़ा रहता था, स्टाफ क्वार्टर के लोग भी आते थे, CPWD के लोग भी आते थे, और सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ पर जो सुरक्षा थी सीआरपीएफ की जहाँ तक मुझे पता 30 नंबर बटालियन वहाँ पर ड्यूटी कर रही थी। और वो जब ड्यूटी करते हैं तो आप जिन लोगों ने बड़े लोगों के घर देखे होंगे तो गेट पर ये गार्ड पोस्ट होता है। गार्ड पोस्ट काफ़ी ऊंचाई पे होता है ताकि जो घर की 8 फुट की, 9 फुट की, 10 फुट की बाउंड्री वॉल होती है उसके बाहर भी देख सके, इतना ऊंचा होता है वो। एक तरह का छोटा वॉच टावर है वो। तो जो गार्ड रूम है वहाँ पर सीआरपीएफ के जवान होते हैं और वहाँ से वो पूरे बंगले पे नज़र रख रहे होते हैं, क्योंकि जहाँ वो कमरा था उस जगह से भी तो अपराधी घुस सकते थे। कोई जज साहब की हत्या करने के लिए घुस सकता था, कोई दीवार फांद के आ सकता था। यानी सुरक्षाकर्मी, माली, नौकर, पीडब्ल्यूडी कर्मचारी, सब जगह वहाँ पे लगातार लोग आते रहते थे और सीआरपीएफ के लोगों की वहाँ पर नज़र भी रहती थी। तो ऐसे में वो इलाका बहुत सारे लोगों की आंखों से गुजर रहा है। अब मैं और आप एकदम जासूस बने हुए हैं, तो हम क्या करेंगे? हम जाएंगे, पहले इन लोगों से पूछताछ करेंगे ना, भाई घटना स्थल की रात में आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, कितने बजे आप यहाँ पे आए, क्या हुआ, आप लोगों ने क्या देखा, क्या उस वक़्त कोई आदमी आया था, नया आदमी था, पुराना आदमी था, आग का पता कैसे लगा। ये पूछताछ तो पहली बार में ही कर लेंगे। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, तो कर लेगी पुलिस ना? देखिए, फॉरेंसिक साइंस का एक बेसिक रूल है, जैसे जैसे क्राइम पुराना होता जाता है वैसे वैसे सबूत कुदरती तौर पे मिटते जाते हैं। अगर कहीं पे कोई चीज़ पड़ी हुई है, हो सकता है बारिश आके मिट जाए, हो सकता है पानी के पड़े मिट जाए, बहुत सारी चीज़ें लगातार नष्ट हो रहे होते हैं। और आदमियों के बयान आपको लेने हैं। जब 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन का कांड हो गया 14 से 22 तक के बीच में, उसके बाद भी आपने बयान नहीं लिए, तो वो जो लोग थे जिन्होंने देखा था, एक तो उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है, उनको कुछ पढ़ाया समझाया जा सकता है। दूसरा, इस बीच में वो खुद भी समझ जाते हैं और उनको लगता है कि भैया हम किसी को कुछ बताएं या ना बताएं, तो वो जो बताया हुआ है वो बताने के बजाय अपना दिमाग लगाने लगते हैं। कौन चक्कर में पड़ेगा, कौन पेशी में जाएगा, कोर्ट की अदालत के चक्कर कौन लगाएगा, जज साहब नाराज़ ना हो जाएं। बीवी समझाने लगती है कि क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, बड़े लोगों की बातें हैं। तो वो पूरा जो इकोसिस्टम है वो इससे भी सेंसिटिव हो सकता है। बहुत सारे लोग, किसी के मन में बहुत अच्छे भाव हों, नहीं बड़े अच्छे आदमी हैं बेचारे, क्यों फंसवाना, बदल दें अपना बयान। हो सकता है कि अगर ये काम वर्मा साहब का ना हो, किसी और ने कुछ कांड किया हो, जैसा कि वर्मा साहब आरोप लगा रहे हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, उस कंडीशन में भी जो गवाह हैं वो अपने आप को बदल सकते हैं। तो कोर्स ऑफ जो टाइम होता है उसमें चीज़ें बदल जाती हैं। तो अभी तक बयान क्यों नहीं लिया? एक छोटी सी बेसिक सी सवाल है। दूसरा, वहाँ कुछ मिला, आपने घटनास्थल को सील नहीं किया। मान लिया आपने वो सारी चीज़ें जो हैं, आपको जो करना था, बहुत बड़े दुनिया के जेम्स बॉन्ड आपके छोटे भाई हैं, आप उनसे बड़े वाले हैं, पूरी इन्वेस्टिगेशन कर लिया आपने, तो भी वहाँ पर जो बरामदगी हुई है उसको, सामान को सील किया जाता है और वहाँ पर एक पंचनामा बनाया जाता है। यानी जो बाकायदा लोग होते हैं 4-5, और उनके सामने विधिवत जब्त किए जाते हैं और इसका स्रोत पर पता करने की भी कोशिश की जाती है, कहाँ से आए, कैसे आए। ना तो पंचनामा हुआ ना कुछ हुआ, तो क्या माना जाए?
अभी और बढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या आपके दिमाग में ये नहीं आता कि इसको इतना ढीला क्यों छोड़ दिया गया मामले को? क्या कोई भी इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस जैसी एफिशिएंट पुलिस इतने हल्के तरीके से कर सकती है? एक और चीज़ है, एक नया डेवलपमेंट आया है। जले हुए नोट आसपास के इलाके में भी पड़े हुए मिले हैं और जो सफाई कर्मचारी हैं उनको कूड़े में भी जले हुए नोट मिले हैं उस इलाके के। तो आपके सबूत घूरे पे, गली में, नाली में बिखरे घूम रहे हैं। कैसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं? और कितनी एफिशिएंट हो गई है अमित शाह साहब की पुलिस, दिल्ली पुलिस, कि इस हद तक लापरवाही इस इन्वेस्टिगेशन में हुई। और आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जब मैं आपको बता रहा हूँ कि गवाह पलट जाते हैं तो हमारे सामने उदाहरण है। दिल्ली चीफ फायर ऑफिसर अतुल गर्ग सीधे बयान देते हैं कि साहब वहाँ पर तो कोई नोट जलते हुए हमारे लोगों ने देखे ही नहीं थे, हमारा कोई काम ही नहीं था वहाँ पे, और हमने तो पुलिस आग बुझाई, पुलिस को बता के निकल गए। यानी फायर ब्रिगेड को वहाँ जले हुए नोट नहीं मिले थे। जो वीडियो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट को दिया है, जिसको कल हमने अपने वीडियो में दिखाया था आपको, उसमें तो दिल्ली फायर सर्विस के जवान ही हैं और वो आपस में बात कर रहे हैं अपना हरियाणवी शैली में, भाई गांधी जी जल रहे हैं, बोल रहे हैं। उसके बाद अतुल गर्ग अपना बयान बदलते हैं, मैंने नहीं कहा जी कि वहाँ पे नोट नहीं जले थे, ये तो पता नहीं कैसे मीडिया ने छाप दिया, सारे मीडिया ने, मैंने तो ये कहा ही नहीं, मैंने तो ये कहा ही नहीं। यानी पलट गए 360 डिग्री। तो क्या हो रहा है, समय के साथ साथ ऐसे तो सारे सबूत मिट जाएंगे। अगर आप इसकी बात देखें कि अगर उन्होंने जलते हुए नोट देखे, पहली चीज़ तो डिपार्टमेंट को सूचना क्यों नहीं दी, और डिपार्टमेंट को सूचना दी तो डिपार्टमेंट ने पुलिस को कब सूचना दी? ये बहुत सारे सवाल हैं जो आपके सामने बहुत सारे संदेह पैदा करते हैं कि ये ढीली जांच की जा रही है तो किसको बचाने के लिए की जा रही है। ये बड़ा सा सवाल है। अगर आप कहीं पे ढीली जांच करोगे, पहरा हल्का कर दोगे, इसका मतलब आप अपराधियों को बच निकलने का मौका दे रहे हो। अब वो अधिकारी कौन हो सकता है? जस्टिस वर्मा भी हो सकते हैं, और जस्टिस वर्मा के खिलाफ साजिश करने वाला भी कोई व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि साजिश के सिलसिलेवार तरीके से आरोप जस्टिस वर्मा ने लगाए हैं कि भाई जहाँ मैं रहता हूँ, मैंने कल फ़ोटो आपको वीडियो में डाला था कि वो जो बंगला है उसके बीचों बीच जो बड़ी सी इमारत है उसमें तो वर्मा साहब रहते हैं। उस बंगले के एक कोने में, गार्ड रूम के पास में, नौकरों के क्वार्टर के पास में एक कमरा खुला पड़ा रहता है, उसमें कबाड़ा पड़ा रहता है, उसके अंदर 5 बोरियां हैं 500-500 के नोट की। तो ये आपको अपने आप में संदेह, जो उनका तर्क है वो भी सही लगता है। तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो दोषी हैं, ये अलग फ़र्क पड़ता है, लेकिन अभी इस जगह पे वो दोषी हैं, उनके खिलाफ किसी ने साजिश की। तो दोनों ही केस में दिल्ली पुलिस आखिर किसको आसानी से निकल जाने देना चाहती है। इसके साथ साथ जो वीडियो है बाकायदा पुलिस कमिश्नर को भेजा गया है, जिसको हमने आपको दिखाया, लेकिन एक सवाल आपके मन में नहीं आता कि अभी तक जितने भी वीडियो आए, जहाँ पर भी वीडियो आए, किसी भी घटना का वीडियो हो, सामने भाषण का वीडियो होता है, उसमें आदमी बोलता है जूते मारो सालों को, क्या होता है भाई? हम लोग तो जासूस बने हुए, टोपी लगा के, काला ओवरकोट पहन के वही कर रहे हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे? हम देखेंगे कि ये वीडियो किसी ने बनाया तो नहीं है, किसी को फंसाने के लिए वीडियो तो नहीं बनाया गया है, हम एक्सपर्ट तो नहीं हैं, हम तो देख लेते हैं, चलो भाई हमको लग रहा है जेन्युइन है तो हमने भी आपको दिखा दिया जेन्युइन है। लेकिन कानून की नज़र में ऐसे थोड़ी जेन्युइन हो जाएगा। तब क्या करना पड़ेगा? तो वीडियो को भेजना पड़ेगा कहाँ? CFL पे, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, सारे वीडियो वहीं जाते हैं। बड़े बड़े स्टिंग ऑपरेशन नेता मंत्री फंसते हैं, वो भेज देते हैं वीडियो को, वहाँ से उसकी रिपोर्ट आती है कि वो रिपोर्ट्स में पता चलता है कि ये स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो फर्जी था, एडिटेड था या नहीं था। JNU वाले मामले में याद करिए, वो जो नारे लगाए थे कश्मीरी स्टूडेंट्स वहाँ पहुँच गए थे कुछ अनजाने, तो उन वीडियोस में नकली निकले थे, काफ़ी हद तक नकली निकले थे। तो नकली कैसे निकले? क्योंकि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में जब भेजा CFSL पे, तब वहाँ से पता चला कि चंडीगढ़ में बहुत सारी जगहों पे कि यार ये तो नकली वीडियो थे। तो पुलिस ने इसकी फॉरेंसिक जांच कराई, इसकी कोई जानकारी नहीं है। अब आप कहोगे करा लेगी ना, 14 तारीख का मामला है और आज 23 तारीख हो रही है, तो आप जो है 10 दिन से ऊपर हो चुके हैं
और 10 दिन के अंदर आपने क्या किया। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये वीडियो जो है, थोड़ा साइकोलॉजी की तरफ देखिए। आपको नहीं लगता कि जिस पुलिस ने इलाके को कॉर्डन ऑफ नहीं किया, कमरे को सील नहीं किया, लोगों के बयान नहीं लिए, ये नहीं लिया, वो नहीं लिया, वो पुलिस एक ऐसा वीडियो रिलीज कर रही है जो कच्चा है, जिसकी अभी फॉरेंसिक साइंस से जांच नहीं हुई है, सुप्रीम कोर्ट को दे देना है, पुलिस कमिश्नर अपने साइन कर रहे हैं। तो ये क्यों कर रहे हो? अब आप सोचिए इसके पीछे क्या उस वीडियो के ज़रिए एक ऑप्टिक्स क्रिएट किए जा रहे हैं? क्या लोगों के दिमाग में ये संदेश बिठाने की कोशिश हो रही है, देखो सबूत, नोट मिले कि नहीं मिले? यानी पुलिस का ज़्यादा ध्यान जांच करके जिम्मेदार आदमी को पकड़ने, वो जस्टिस वर्मा हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो उसको पकड़ने के बजाय ये एक माहौल समाज में बनाने और लोगों के दिमाग में ये बिठाने में क्यों उसका जोर है कि जस्टिस वर्मा दोषी हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में किस तरह खबर प्लांट की गई, बहुत सारी चीज़ें एक एक करके हम सबके सामने आ चुकी हैं। यानी एक कहीं ना कहीं ये चीज़ साफ दिखाई देती है कि जब ये वीडियो वो रिलीज़ करते हैं तो एक ऑप्टिक्स क्रिएट कर रहे हैं, लोगों के जहन में बगैर कुछ कहे विजुअल कम्युनिकेशन के ज़रिए ये बिठा रहे हैं, बिठा रहे हैं उनके दिमाग में कि जस्टिस वर्मा के घर में मिले हैं। इससे तो न्याय की प्रक्रिया प्रभावित होती है। यही तो जस्टिस वर्मा को कहा गया था आम आदमी पार्टी के केस में। आज वो अपना किया खुद भुगत रहे हैं कि भैया जब तक मुकदमे का कोई नतीजा नहीं आ जाता, जांच नहीं हो जाती, तब तक हमको बदनाम तो मत करो। यही तो कह रहे थे अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह वगैरह वगैरह। तब तो आपने सुना नहीं। अब दिल्ली पुलिस आपके साथ वही कर रही है। उसने आपके वीडियो जारी कर दिए, चाहूँ और आपके यश का प्रकाश फैल रहा है वर्मा साहब। ये सीन है। तो जो मीडिया में आप नैरेटिव बना रहे हो उसके बजाय इन्वेस्टिगेशन पे फोकस करो। और ये चीज़ें बताती हैं कि किस तरह से पूरा का पूरा सीन संदेह पैदा करता है। कम से कम जो सीआरपीएफ की बटालियन के जवान हैं वो तो बदलते रहते हैं, वो तो बाहर से आते हैं, उनका एक स्पेसिफिक ब्रीफ है और वो जो कमरा है उस पर तो उनको नज़र रखनी है। वरना कोई कल के दिन वहाँ से निकले और जस्टिस वर्मा के घर में घुस जाए, आग लगा दे, उनको गोली मार दे, कुछ भी कर सकता है। यानी सीआरपीएफ वहाँ काम कर रही है, उसके जवान नज़र रखे हुए हैं। वहाँ नोटों के बोरे कहाँ से और कैसे आए? जस्टिस वर्मा ने कोई घसीट के तो रखे नहीं, और अगर घसीट के भी रखे हैं, मज़दूरों से भी रखवाए हैं, तो भैया जिसकी माया रखी होती ताला तो लगाएगा, उस कमरे में लोगों के जाने को प्रतिबंधित तो करेगा। वहाँ तो खुला एकदम सीताराम का चबूतरा बना हुआ, जिसको मर्जी आना आओ जाओ, जितने कर्मचारी और सेकेंड एंट्री भी थी उस जगह से। एक और चीज़ है, ये जो इलाका है तुगलक क्रिसेंट, यहाँ आसपास में इनके पड़ोसी भी बड़े रोचक हैं। स्मृति ईरानी का घर भी इनके पड़ोस में ही है, और भी बहुत सारे लोग पड़ोस में हैं। उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं ये नाम लेने लगूँगा तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आएगा कि कहीं उन्होंने ही तो कुछ नहीं कर दिया। लेकिन मैं ये सब बातें नहीं कहना चाहता हूँ, ना मैं इस तरह से भ्रमित करना चाहता हूँ, लेकिन इनके पड़ोसी हैं। बहरहाल तो ये चीज़ें जो हैं, और सिक्योरिटी कैमरे आजकल बहुत पावरफुल सिक्योरिटी कैमरे ज़्यादातर बंगलों की दीवार पे नज़र रखते हैं। कोई वहाँ से घुसे जाए, जो मूवमेंट है उसको कैमरे में रिकॉर्ड किया जाता है। आपने कहीं पढ़ा सुना कि दिल्ली पुलिस ने कैमरे की फुटेज जब्त कर ली है? मैं और आप अगर काला ओवरकोट पहन के जाते तो सबसे पहले क्या कहते? भैया सीसीटीवी दिखाओ, और सीसीटीवी ले लो, कहीं ससुरा उड़ा ना दे बाद में। यही सब तो आएगा। किसी को फिक्र हुई? क्यों नहीं हुई? ये सब चीज़ें बताती हैं कि ये बड़ी चिंता की बात है कि ये हुआ क्या। जिस दिन आग लगी उस दिन वो कमरा खुला हुआ था या बंद था? क्या वहाँ ताला लगा हुआ था? अगर लगा हुआ था तो ताला कैसे खुला? किसने खोला? फायर ब्रिगेड ने तोड़ा? पहले से खुला हुआ था? क्योंकि जज साहब तो कह रहे हैं वो तो खुला ही रहता है। तो जब जज साहब कह रहे हैं वो खुला रहता है, तब तो इसकी जांच करनी पड़ेगी, सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। तो आप 14 तारीख से अब तक बैठे हुए हैं, आपने ये भी पता नहीं किया कि वो ताला तोड़ा गया तो वो ताला कहाँ है। ये सब चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं
कि अगर कल के दिन आप जस्टिस यशवंत वर्मा को भी दोषी मानते हो, आरोपी मानते हो, तो उनके खिलाफ मुकदमे को साबित करने के लिए भी तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तब आप इस केस को ढीला क्यों छोड़ रहे हो? बड़ा सवाल है, किसको बचाना चाहते हो? कोई भी लापरवाही, ऐसी नियोजित लापरवाही जिसमें एक साथ 10 चीज़ें एक ही तरफ इशारा कर रही हों, आपको सोचने पर मजबूर करती है। आपको ये भी जानना पड़ेगा कि जो रिपोर्ट है उसमें सुरक्षा की स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। फायर डिपार्टमेंट और पुलिस के बयानों में विरोधाभास क्यों है? क्योंकि अब तो वो पलट गए हैं, लेकिन कल तक तो यही बोल रहे थे। एक कुछ बोल रहा है, दूसरा कुछ बोल रहा है। सड़कों पे जले हुए नोट बिखरते हुए कैसे मिल गए? अगर वो नोट आग लगी उसके बाद में आपकी जानकारी में था तो पुलिस को आसपास के पूरे एरिया को छानना चाहिए था, क्यों नहीं छाना? तो क्या इसमें आप ये 70 बटालियन, 70F बटालियन थी, 30 बटालियन नहीं थी CRPF की। अब आप इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि इन सब चीज़ों में जहाँ पे CRPF की सिक्योरिटी है, वहीं पे कर्मचारी रहते हैं, वहीं पे सब रहते हैं, इतना बड़ा कांड हो जाता है। और इतने बड़े कांड पे जो पुलिस कभी स्कॉटलैंड यार्ड कही जाती थी, वो पुलिस ढिलाई दिखाती है। ये भी मुमकिन है कि वो जस्टिस वर्मा को छोड़ देने के लिए ढील दे रहे हो। ये भी मुमकिन है कि फायर चीफ का बयान इसीलिए दिलाया गया हो, लेकिन जब वीडियो आ गया उसमें उनके ही फायर कर्मचारी ये बातें करते हुए दिखे तो अतुल गर्ग साहब को टेंशन हुई होगी तो उन्होंने बयान बदल दिया हो। तो ये पक्का है कि देखिए, जो मोदी जी अक्सर एक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये लुटियन वाले पत्रकार हैं, ये लुटियन वाले बुद्धिजीवी हैं। ये क्या है? एक एडवर्ड लुटियन बाबूजी होते थे। जब कोलकाता से 1911 में राजधानी दिल्ली आई तो इस दिल्ली का जो डिज़ाइन था, ये षटकोणी डिज़ाइन पे बनी है। इसकी जो सड़कें हैं वो षटकोणी डिज़ाइन पे हैं और वो षटकोण बाकायदा बीच में केंद्र के साथ बांटते हैं। आप कभी नक्शा आसमान से देखिएगा, बड़ा खूबसूरत नक्शा है। राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, सब एडवर्ड लुटियन साहब ने ही डिज़ाइन किया था। और सर शोभा सिंह, खुशवंत सिंह के पिताजी, खुशवंत सिंह नहीं थे, एक लेखक पत्रकार, नई पीढ़ी के लोगों को शायद ना पता हो, उनके पिताजी शोभा सिंह ठेकेदार थे यहाँ के। कहा जाता है कि शोभा सिंह जी ने भगत सिंह के खिलाफ कभी गवाही दी थी। आज शहीदी दिवस भी है तो शहीदों को याद करने का दिन भी है। तो लुटियन साहब ने इसको पूरा डिजाइन किया था। तो उसका लुटियन से मोदी जी के बयानों क्या लेना है? दरअसल लुटियन जोन वो है, वो जहाँ पे दिल्ली के रईस और अमीर एलीट रहते हैं, जो पूरे देश पे राज करते हैं। ये जो लुटियन की दिल्ली है, ये आपस में एक दूसरे से तालमेल रखते हैं, जुड़े हुए रहते हैं और अति संपन्न इलाका है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े बंगले हैं। एक एक बंगला, जैसे मोदी जी का घर 7-8 बंगले मिला के बना हुआ था। एक एक बंगला 2-2, 3-3 हज़ार करोड़ रुपए का है जिसमें लोग रहते हैं। अकूत है उसकी संपत्ति की कीमत। उन बंगलों के अंदर जो लोग रहते हैं उनके बीच में तालमेल भी होता है। तुम्हारे साथ गड़बड़ हो तो मैं बचा लूँ, मेरे साथ गड़बड़ हो तो तुम बचा लूँ, तूने आंखें तरी तो निपटा दूँ। यानी ये सब आपस में एक दूसरे से अलग ही दुनिया में रहते हैं और रिश्ते रखते हैं। तो क्या लुटियन जो उनकी दोस्ती यारी जस्टिस साहब को बचाने के लिए एक्टिव थी? क्या जस्टिस साहब दोषी थे ही नहीं, उनको फंसाने के लिए एक्टिव थी? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के बीच में इन सवालों के जवाब कैसे मिलेंगे? इन्वेस्टिगेशन से मिलेंगे। लेकिन पहली नज़र में जब मैं काला कोट पहन के, बड़ा सा लेंस लेके, हैट लगा के जांच करने जाता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि ये पुलिस वाले तो ठीक से काम कर ही नहीं रहे। इन्होंने ऐसा काम किया है ताकि इनका मकसद अपराधी को पकड़ने से ज़्यादा उसको छोड़ देने का हो। सच्चाई क्या है हम नहीं जानते। जैसे जैसे मामला खुलेगा नई चीज़ें सामने आएंगी। उम्मीद करता हूँ उस वीडियो से आपको एक नया इंसाइट मिला होगा। अगर मिला हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।